सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन की हमारी जर्नी। सीए फाउंडेशन का मैं आपको पढ़ाऊंगी पेपर 4 जो कि होता है इकोनॉमिक्स का। तो पेपर 4 की जर्नी स्टार्ट करने से पहले हम सीए फाउंडेशन का पेपर पैटर्न समझ लेते हैं और एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स। तो देखिए बच्चों, हमारे जो सीए फाउंडेशन का सिलेबस है वो मेनली 4 पेपर में डिवाइडेड है। पेपर 1, 2, 3 एंड 4। पेपर 1 होता है हमारा अकाउंटिंग का, पेपर 2 होता है बिजनेस लॉज का, पेपर 3 होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और पेपर 4 होता है इकोनॉमिक्स का। इसमें भी जो पेपर 1 और 2 है बिजनेस लॉज, वो होते हैं हमारे सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, अकाउंट्स के अंदर आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे और यहाँ पे आपको एग्जाम में टाइम मिलेगा 3 आवर्स ईच पेपर। क्लियर है? और पेपर 3 और पेपर 4 का पेपर पैटर्न अलग है। ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव मीन्स यहाँ पर आते हैं आपके एमसीक्यू। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी, उसमें से आपको चूज करना होगा। ठीक है, बस यहाँ पे एक एडिशनल बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी है, जो कि होती है 0.25। यहाँ पर इन पेपर्स में आपको हर पेपर में मिलेंगे 100 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन होगा आपका 1 मार्क्स का। तो आपका टोटल पेपर कितने का हो गया? 100 मार्क्स का। तो यहाँ पे चारों ही पेपर आपके 100 मार्क्स के हैं। दैट मीन्स आपका पूरा फाउंडेशन जो होता है वो होता है 400 मार्क्स का। फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आपको टोटल मार्क्स के 50% लाने होते हैं। दैट मीन्स अगर आप 400 में से 200 मार्क्स भी लाते हैं तो आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है। ठीक है, और हर पेपर को क्वालिफाई करने के लिए लाने होते हैं आपको 40% मार्क्स। दैट मीन्स 100 का 40% आपको हर पेपर में लाने हैं 40 मार्क्स। तो सिंगल पेपर 40 मार्क्स, एग्रीगेट 50%। क्लियर है? तो बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगी पेपर 4 जो कि होता है हमारा इकोनॉमिक्स का। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। पहले हम इकोनॉमिक्स का सिलेबस देख लेते हैं हमारा। ये देखिए हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। तो देखिए बच्चों, टोटल है हमारे इसके अंदर 10 चैप्टर। क्लियर है? 10 चैप्टर में पूरे चैप्टर्स के नाम है और हमारे इंस्टीट्यूट ने इनका वेटेज भी दे रखा है। वेटेज मतलब हर चैप्टर से आपके कितने एमसीक्यू आएंगे। पेपर 4 का जो चैप्टर 1 है नेचर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स से, इसका वेटेज है 5%। दैट मीन 100 में से 5 एमसीक्यू तो आपके चैप्टर 1 में से आएंगे। इसी तरह हर चैप्टर का आपको वेटेज दे रखा है। जितना वेटेज है उतने ही मार्क्स आएंगे, बिकॉज आपका पूरा पेपर ही कितने का है? 100 मार्क्स का होता है। क्लियर है? तो पहले हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे चैप्टर 2, जो कि होती है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 2, जो कि है थ्योरी ऑफ डिमांड। अब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट का जो नाम है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में पता होना चाहिए। वाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। हमारे सिलेबस में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को ही क्यों डाला गया है? ठीक है, आप देखिए कि जो भी जनरली एमबीए हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमएस हो गया, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स ले लीजिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, हर एग्जाम में आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जरूर मिलेगा। क्यों? ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक्स की या सोसाइटी को कि हर बच्चे को, हर पर्सन को इकोनॉमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स का पहले हम हिंदी में मतलब जानते हैं। इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है स्टडी या कोई बुक। दैट मीन ऐसा सब्जेक्ट जो धन के शास्त्र के बारे में बताता है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स इकोनॉमिक्स के अंदर हम सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड कर लेंगे जो किससे रिलेटेड है? अर्निंग ऑफ मनी और स्पेंडिंग ऑफ मनी। अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स में हम जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे
वो या तो अर्निंग ऑफ मनी से रिलेटेड होंगे या स्पेंडिंग ऑफ मनी से रिलेटेड होंगे। भले ही बहुत बार आपको डायरेक्टली पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा जो भी कंसेप्ट हो इम्पैक्ट किसको कर रहा होगा, मनी को ही इम्पैक्ट कर रहा होगा। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है कि व्हाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स। अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। वाई वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, क्यों हर एग्जाम में इकोनॉमिक सब्जेक्ट होता ही होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक या रीजन हम कह सकते हैं। हमारी सोसाइटी जो कि ह्यूमन से मिलके बनी है, आप और हम लोग ह्यूमन हैं, ठीक है। हम ह्यूमंस की जो डिजायर्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड। हमारे जो भी डिजायर्स है अनलिमिटेड है। क्या हम सभी अपने डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज डिजायर्स को पूरा करने के लिए जरूरत होती है रिसोर्सेस की। और किसी भी सोसाइटी और कंट्री और इंडिविजुअल के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, लिमिटेड। ह्यूमंस के डिजायर्स क्या होते हैं, अनलिमिटेड, और हमारे जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड। तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, हमें यहाँ पर करनी है एक डिसीजन मेकिंग। क्या डिसीजन मेकिंग करनी है हमें, किसी भी इंडिविजुअल, सोसाइटी या गवर्नमेंट को जिनके सभी के डिजायर क्या है, अनलिमिटेड है, और उनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड है। तो हमें डिसीजन मेकिंग करनी है कि हम किस तरह से इन रिसोर्सेज का अलोकेशन करें। डिसीजन मेकिंग होगी अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और ये अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस मैनर में होना चाहिए, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इस मैनर में होना चाहिए कि जो भी सोसाइटी है या इंडिविजुअल है और गवर्नमेंट है, इन्हीं सभी की डिजायर को मैक्सिमम सेटिस्फाई किया जा सके। दैट मीन्स सोसाइटी, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट का सेटिस्फाइंग लेवल क्या होना चाहिए, लेवल होना चाहिए मैक्सिमम, ठीक है। अगर हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स या डिजायर के साथ अनलिमिटेड रिसोर्सेज ही अवेलेबल होते तो हम कभी इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं। जैसे कंट्री को या लोगों को या सोसाइटी को या गवर्नमेंट को जितनी भी लैंड की डिमांड है, लैंड मतलब जो भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, लैंड जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, जहाँ पर हम घर बना सकते हैं, जहाँ पे हॉस्पिटल बन सकते हैं, जहाँ पे स्कूल बन सकते हैं, अगर लैंड अनलिमिटेड होती तो हमें डिसीजन मेकिंग ही नहीं करनी पड़ती कि कौन से एरिया में खेती करनी है, कहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, कहाँ पे स्कूल बनाना है। हमें डिसीजन मेकिंग करनी है कि किसी सोसाइटी को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है, तो इसलिए इस लैंड का हमें अलोकेशन करना पड़ेगा ताकि सोसाइटी, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट को क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन पर्पस है हमारे जो डिजायर्स होते हैं या वांट्स होते हैं दैट आर अनलिमिटेड, इनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं हमारे पास, अनलिमिटेड। अब हमें जानना है रिसोर्सेज क्या होते हैं, कौन से रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, और क्या इन रिसोर्सेज को हम बना नहीं सकते। अगर हम इसको बना सकते हैं तो फिर से हमें इकोनॉमिक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज जितने वांट्स और डिजायर है उसी के रेशियो में आप रिसोर्सेज बना लीजिए। बट क्या कोई भी ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर सकता है? नहीं। रिसोर्सेज वो है जो हमें नेचर से मिले। ह्यूमन कांट प्रोड्यूस रिसोर्सेज। तो फिर ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज है, तो ऐसे जनरली होते हैं 4 रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं, जिनको हम एक टर्म में बोल सकते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। वहां पे हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा प्रोडक्शन का मतलब आपको पता होगा, जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो किसी भी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मेनली 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड, सेकंड इंपॉर्टेंट इज लेबर, थर्ड इंपॉर्टेंट इज
कैपिटल और फोर्थ वन इज एंटरप्रेन्योर। तो 4 हो गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन सब के कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स भी होते हैं, जैसे जिस पर्सन की लैंड होगी उसको रेंट इनकम मिलेगी, और जो पर्सन रेंट पे लैंड लेगा उसके लिए रेंट एक्सपेंडिचर होगा। तो ओनर ऑफ द लैंड के लिए रेंट क्या होता है, उसका रिवॉर्ड होता है। लेबर के लिए रिवॉर्ड्स क्या होता है, लेबर को क्या देते हैं, वेजेस देते हैं, तो लेबर का रिवॉर्ड हो गया वेजेस। कैपिटल मतलब मनी से है, कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है, इंटरेस्ट। अगर आपने बैंक से या किसी पर्सन से पैसा उधार लिया है तो आपको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। और एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो पर्सन जिसके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज है। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस वर्ड नहीं है, बिकॉज बिजनेस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वही है जो अपने आप में कम है। बिजनेस पर्सन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एंटरप्रेन्योर बहुत सारे नहीं होते। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जिसके पास रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होती है। तो एंटरप्रेन्योर का जो रिवॉर्ड होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो मेनली प्रोडक्शन करने के लिए हमें लैंड की जरूरत भी पड़ेगी, लेबर की भी पड़ेगी, कैपिटल की भी पड़ेगी और एंटरप्रेन्योर की भी पड़ेगी। तो ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। लेकिन इन्हीं के रेस्पेक्ट में जब हम इनके डिजायर्स देखते हैं दैट आर अनलिमिटेड। लैंड की डिमांड देखिए कितनी है, आए दिन रियल एस्टेट सेक्टर में प्राइस जनरली इंक्रीज ही हो रही है। लेबर की डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, कैपिटल की डिमांड भी ज़्यादा है, इसलिए इंटरेस्ट रेट जनरली हाई हो रही है। और एंटरप्रेन्योर तो अपने आप में कम ही है, बिकॉज रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी सबके पास नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और चारों ही अपने आप में कैसे है, लिमिटेड है। तो इन लिमिटेड रिसोर्सेस का अलोकेशन किसी इंडिविजुअल पर्सन, सोसाइटी और गवर्नमेंट को इस तरीके से करना होता है कि सोसाइटी के मैक्सिमम लोगों को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन रिसीव हो। अब ये डिपेंड करता है किस बात पे, कि आपकी टाइप ऑफ इकोनॉमी क्या है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड करेगा टाइप ऑफ इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, ये देखिए बेसिक चीज़ है इकोनॉमिक्स की। अभी हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, चैप्टर हमारा पहला है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई या कंज्यूमर बिहेवियर। वहाँ पर पहुँचने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है मेनली 3 टाइप की, आप सब अवेयर होंगे क्योंकि ये 11th-12th का ही कंसेप्ट है, उसको हम वहाँ पर डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। जनरली 3 टाइप की इकोनॉमी होती है। एक होती है हमारी कैपिटलिस्ट, सेकंड वन इज सोशलिस्ट और थर्ड वन इज मिक्स्ड। अब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो तो लिमिटेड है, लेकिन वो लिमिटेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज रहेंगे किसके पास, ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी टाइप ऑफ इकोनॉमी कैसी है। कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो होती है जहां पर जो रिच पीपल है उनका कंट्रोल ज्यादा होता है, रिच पीपल का कंट्रोल होगा ज्यादा। दैट मीन्स यहां पर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ओन्ड बाय रिच पीपल। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप रहेगी रिच पीपल के पास। सोशलिस्ट सोसाइटी वो होती है जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रहता है, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। तो सोशलिस्ट सोसाइटी में या इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप किसके पास रहेगी, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ऑन्ड बाय पब्लिक, पब्लिक के पास रहेगी। और पब्लिक का मतलब यहाँ पे किससे है, गवर्नमेंट से, बिकॉज गवर्नमेंट खुद के लिए थोड़ा ना कंज्यूम करेगी सारे। गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, सोसाइटी का वेलफेयर करना। ये अलग बात है, आजकल गवर्नमेंट कुछ दूसरे काम भी करती है, ठीक है, खुद के लिए ज्यादा पब्लिक के लिए कम। मिक्स्ड में क्या होता है, मिक्स्ड के अंदर आ जाते हैं आपके कैपिटलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक प्लस सोशलिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक कैपिटलिस्ट की भी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक सोशलिस्ट की भी है। अगर दोनों को मिला दे तो कौन सी बन जाती है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी पूरा वर्ल्ड जो है वो कौन सा है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, कोई भी कंट्री ना तो प्योरली कैपिटलिस्ट है ना ही प्योरली सोशलिस्ट है। ठीक है, ये अलग बात है कि किसी कंट्री में कैपिटलिज्म की डिग्री ज्यादा है
किसी कंट्री में सोशलिज्म की डिग्री ज़्यादा है, दैट मीन कहीं पे रिच पीपल के पास ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप है और किसी कंट्री में गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा है। जैसे चाइना क्या हो गया, चाइना भी मिक्स्ड इकोनॉमी है बट वो सोशलिस्ट टाइप की कंट्री है, वहाँ पे जो ज़्यादातर कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास है। क्लियर है? तो हाल भी जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज owned by प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर। आप सुनते ही है ना, जनरली हर कंट्री में अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है, प्राइवेट कॉलेजेस भी है। ठीक है, तो जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का कंट्रोल होता है उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम पढ़ क्या रहे थे, हम पढ़ रहे थे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। मैंने आपको ये बताया कि जनरली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, हमारे कम होते हैं। तो कम होने के बावजूद भी ये डिपेंड करेगा कि उसका यूज कैसे हो रहा है, किस बात पे डिपेंड करेगा कि टाइप ऑफ इकोनॉमी कैसे है। अगर आपकी कैपिटलिस्ट टाइप की कंट्री है तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ओनरशिप रिच पीपल के पास ज़्यादा रहेगी। सोशलिस्ट है तो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा रहेगी, मतलब सोशल वेलफेयर ज़्यादा होगा। और मिक्स्ड है, जो कि जनरली आजकल पूरे वर्ल्ड में मिक्स्ड ही है, तो कुछ प्राइवेट सेक्टर के पास है और कुछ पब्लिक सेक्टर के पास है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन पर्पस था, हमारे ह्यूमन के जो डिज़ायर होते हैं वो क्या होते हैं, अनलिमिटेड, और रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो हमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करनी है किसके रिगार्डिंग, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट सोसाइटी, इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट का जो सेटिस्फाइंग लेवल हो वो क्या हो, मैक्सिमम। यहाँ तक हमारी बात हो गई क्लियर। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर तो आपका थ्योरी का है, चैप्टर 2 जो कि है हमारा थ्योरी ऑफ डिमांड। इसके अंदर 3 यूनिट है, थ्योरी ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर और सप्लाई के बारे में। तो सबसे पहले हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, फिर सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए एक बार मॉड्यूल देख लेते हैं हमें पढ़ना कैसे है। देखिए, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे एक सिनॉप्सिस दे रखा है। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई में अगर हमने डिमांड पढ़ लिया अच्छे से तो सप्लाई तो अपने आप हो जाएगा। अपने आप कैसे हो जाएगा, बिकॉज जब हम डिमांड चैप्टर पढ़ेंगे, किसी भी इकोनॉमी में 2 इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं, एक तो कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को ही हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरर। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, इकोनॉमी को रन करते हैं। मैन्युफैक्चर क्या खुद के लिए कर रहा है क्या प्रोडक्शन, नहीं, वो किसके लिए कर रहा है, कंज्यूमर के लिए कर रहा है। तो कंज्यूमर जब जब डिमांड करता है, मैन्युफैक्चरर तब तक सप्लाई करता है। तो अगर हमने डिमांड को समझ लिया तो डिमांड के जस्ट अपोजिट पॉइंट कहाँ चल जाते हैं, सप्लाई के अंदर चल जाते हैं। ठीक है, तो हमें डिमांड में देखिए बच्चों पढ़ना क्या क्या है। डिमांड के अंदर सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होती है, क्योंकि अभी तक हमने एक वर्ड पढ़ा है डिजायर, डिमांड तो मैंने कभी नाम ही नहीं लिया अभी तक। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे डिमांड क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। दैट मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। बाद में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, दैट मीन डिमांड का एक लॉ बना हुआ है। जैसे साइंस में लॉ होते हैं वैसे इकोनॉमिक्स भी लॉज के ऊपर काम करती है। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, और आप इस जो लॉ होता है, एक बात को समझिए, जब ये लॉ होता है ना, ये ना तो टाइम के अकॉर्डिंग और ना ही एरिया के अकॉर्डिंग कभी चेंज होता है। जो भी चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग और ज्योग्राफिकल एरिया प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होगी उसको लॉ ही नहीं बोल सकते। दैट मीन लॉ ऑफ डिमांड पूरे वर्ल्ड के हर टाउन में, सिटी में, स्टेट में उसी तरीके से काम करेगा जैसा हम अपनी बुक में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल क्या होता है, डिमांड कर्व क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंदर एक टॉपिक आता है चेंज इन डिमांड, तो उसमें एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड पढ़ेंगे एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो आइए हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। लॉ ऑफ डिमांड पे जाने से पहले हमें पहुंचना है डिमांड तक कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड स्टार्ट होती है हमारी डिजायर से। अभी अभी हमने देखा कि डिजायर्स क्या होते हैं हमारे, अनलिमिटेड। तो क्या डिजायर ही हमारे डिमांड होते हैं या इनमें कोई डिफरेंसेस होता है? अगर डिफरेंस नहीं है
तो थ्योरी ऑफ डिमांड की जगह हम थ्योरी ऑफ डिजायर पढ़ लेते, या थ्योरी ऑफ डिमांड की जगह चैप्टर बुक में थ्योरी ऑफ डिजायर भी लिखा हुआ हो सकता था, लेकिन ऐसा तो है नहीं, बिकॉज डिजायर इज नॉट इक्वल्स टू डिमांड। तो फिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो हम डिजायर में ऐड करेंगे तो डिजायर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हर डिजायर हमारी डिमांड नहीं हो सकती। इसलिए डिजायर का डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए दो फैक्टर्स का होना जरूरी है। पहला फैक्टर होता है हमारा जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। समझ लीजिए कोई स्कूल जाने वाला बच्चा जो भी स्टडी कर रहा है, 10th 12th में ग्रेजुएशन कर रहा है, वो सोचे कि मैं तो BMW खरीदूंगा आज। BMW खरीदने के लिए उसके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, एबिलिटी टू पे होनी चाहिए। जब तक जो सोचा आपने उतना पैसा आपकी पॉकेट में नहीं है तो आप उस डिजायर को डिमांड नहीं बोल सकते, वो सिर्फ आपकी ख्वाहिश है, वो आपकी मांग नहीं है। तो पहला फैक्टर जो डिजायर में हमें ऐड करना होता है वो क्या होता है हमारा, परचेजिंग पावर या एबिलिटी टू पे। सेकंड एक और फैक्टर ऐड करना होता है, वो होता है हमारा विलिंगनेस टू पे। सिर्फ पैसा होने से भी काम नहीं चलता, आपको उस कमोडिटी को खरीदने के लिए उतना पैसा पे करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए। क्लियर है? तो डिजायर, जो भी चीज मैंने डिजायर करा, अगर उस चीज को खरीदने के मेरे पास पैसे हैं, साथ ही उस चीज को खरीदने के लिए पैसे देने की भी ख्वाहिश है, तो ये दोनों ही चीजें पूरी हो जाएगी तो मेरी डिजायर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिमांड में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, डिजायर इज बैक्ड बाय। बैक्ड बाय का मतलब किस किस से कौन कौन से फैक्टर अगर हम डिजायर में ऐड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिमांड में। तो पहला होता है परचेजिंग पावर या एबिलिटी टू पे, और सेकंड होता है विलिंगनेस टू पे। ये दोनों ऐड होते ही हमारी डिजायर डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब हम पहुंच गए डिमांड तक। तो थ्योरी ऑफ डिमांड स्टार्ट करने से पहले हमने डिमांड का मतलब समझा, और डिमांड की एक और डेफिनेशन है। डिमांड का मतलब होता है जब भी कोई कंज्यूमर विलिंगनेस शो करता है, willingness to purchase any commodity at particular price, मतलब आपको उसकी प्राइस भी पता होनी चाहिए और फॉर पर्टिकुलर पीरियड भी नॉन होना चाहिए। किसी भी पर्टिकुलर प्राइस पर किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए कोई भी कंज्यूमर जो अपनी विलिंगनेस शो करता है किसी कमोडिटी को खरीदने की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है, एक कंसेप्ट वाला। देखिए दो टाइप के कंसेप्ट होते हैं, एक होता है स्टॉक कंसेप्ट और एक होता है फ्लो कंसेप्ट। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कंसेप्ट एक होता है हमारा स्टॉक और एक होता है फ्लो। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, जो जो आइटम बैलेंस शीट में आते हैं वो सारे स्टॉक कंसेप्ट को दिखाते हैं। स्टॉक कंसेप्ट बताता है कि किसी पर्टिकुलर डे पर किसी चीज की क्वांटिटी कितनी है। क्लियर है? फ्लो कंसेप्ट बताता है फॉर द पीरियड के लिए, ये बताता है एट दैट पीरियड, और फ्लो बताता है फॉर दैट पीरियड। जैसे एक पर्टिकुलर पीरियड पे मेरी पास टोटल लैंड कितनी है, दैट इज स्टॉक कंसेप्ट, बिकॉज मैं उस पर्टिकुलर डे की बात कर रही हूँ। फ्लो में क्या आएगा, मैंने पिछले एक साल में फाइनेंशियल ईयर में कुल गुड्स या कमोडिटी सेल्स कितना किया था, तो वहां पे मैं सेल देख रही हूँ, तो सेल क्या होती है मेरी, फ्लो कंसेप्ट। तो उसी तरीके से डिमांड भी किसी पर्टिकुलर डे पे नहीं देखी जाती, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए देखी जाती है, इसलिए डिमांड हमारा क्या होता है, फ्लो कंसेप्ट होता है। सप्लाई भी क्या होगा हमारा, फ्लो कंसेप्ट होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि डिमांड आपका फ्लो कंसेप्ट होता है या स्टॉक कंसेप्ट होता है, तो स्टॉक नहीं होता है, फ्लो होता है, बिकॉज जो जो आइटम हम P&L अकाउंट में और ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा सकते हैं, दैट ऑल आर फ्लो कंसेप्ट, और जो जो आइटम हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं दैट ऑल आर स्टॉक कंसेप्ट। क्लियर है? आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो जैसा कि हमने बुक में देखा था कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, दैट मीन्स ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो कमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा डिटर्मिनेंट्स
ऑफ डिमांड। ठीक है, एक बार मॉड्यूल से देख लेते हैं इसको। इसमें आता है सबसे पहला फैक्टर प्राइस ऑफ इट्स ऑन गुड्स। मीनिंग ऑफ डिमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखिए पहला फैक्टर क्या दे रखा है, what determines the demand? First factor is price of the commodity. That means डिमांड को सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करने वाला फैक्टर होता है उस गुड्स की प्राइस। Obviously the goods on price is a key determinant of its demand. Ceteris paribus, that means other things being equal, the demand for a commodity is inversely related to its price. It implies that a rise in the price of a commodity bring about a fall in the quantity purchased and vice versa. This happen because of income and substitution effect. ठीक है, तो देखिए इसको समझते इसमें बोला क्या गया है। पहला बोला गया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिमांड चैप्टर, डिमांड जो कॉन्स्टिट्यूट होती है किसके पर्सपेक्टिव से होती है, कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से। तो डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड चैप्टर पढ़ते वक्त हमको खुद को कंज्यूमर अज्यूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी का मतलब क्या होता है। अगर मैं कंज्यूमर की बात करूँ, हम और आप लोग कंज्यूमर है, अगर कमोडिटी की प्राइस मार्केट में इंक्रीज होगी तो कितनी सिंपल बात है कि डिमांड हम लोग कम कर देते हैं। ठीक है, और इसी कमोडिटी की प्राइस अगर कम हो जाती है तो डिमांड क्या कर देते हैं, हम ज़्यादा कर देते हैं। क्लियर होता है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि कमोडिटी की प्राइस और डिमांड अपने आप में कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड। सेकंड पॉइंट, अब यहाँ पे एक दो चीजें और दे रखी थी। एक तो सेटरिस पेरिबस और दे रखा था दिस हैपन बिकॉज ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसको भी यही समझ लेते हैं, इसको आगे भी वापस देखेंगे जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे डिटेल में। प्राइस ऑफ इट्स कमोडिटी में प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। उसके दो रीजन बताए गए। ए में बोला गया है इनकम इफेक्ट और बी में बोला गया है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब होता है रियल इनकम में इंक्रीज और डिक्रीज। दैट मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज इन रियल इनकम। ये कैसे होता है, यहाँ पर ये नहीं कहना चाहता कि इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी या इनकम डिक्रीज होगी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। बिकॉज अभी हम इनकम की बात कर ही नहीं रहे, हम किसकी बात कर रहे, प्राइस ऑफ इट्स ऑन कमोडिटी। दैट मीन्स प्राइस ज़्यादा तो डिमांड कम और प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। देखिए कैसे काम करता है, समझ लीजिए कल आप मार्केट में गए और आपको टोमेटो 50 रुपये पर केजी मिल रहे थे। आपको मम्मी ने 50 रुपये दिए और आप 50 रुपये के 1 किलो टमाटर लेके आ गए। नेक्स्ट डे जब आप मार्केट में गए तो आपको मिल रहे थे ये 40 रुपये पर केजी। तो आज देखिए सेम चीज खरीदने के लिए और सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए, रिपीट कर रही हूँ वापस, सेम चीज टमाटर ही खरीदने और सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए आपको कल के कंपैरिजन में आज कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी रियल इनकम इंक्रीज हो गई कितने रुपए से, 10 रुपए से। तो मार्केट में जनरली कंज्यूमर करता क्या है, वो क्या करता है, वो क्या बोलता है, आप 50 रुपए लेके गए थे, 40 रुपए के 1 केजी मिल रहे थे, तो आपने क्या बोला 50 रुपए क्या दे दो मुझे, टमाटर दे दो। तो 1 किलो से थोड़े ज्यादा आ जाएंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही प्राइस कम हुई, प्राइस यहाँ पे कम हुई तो आपने डिमांड क्या कर दी, ज्यादा। और यही तो हमने पढ़ा था, प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा कैसे, वापस टमाटर की जो प्राइस थी पर केजी की वो हो गई 60 रुपए पर केजी। आप लेके 50 रुपए गए, आपने बोला भैया 1 किलो टमाटर दे दो, उन्होंने बोला, आपने 50 रुपए दिए, उन्होंने बोला 60 रुपए के।
फिर आपने कहा कल तो 50 रुपए के थे, आज आप 50 रुपए लेके आए, तो यहाँ पे 50 के कंपेरिजन में 60 रुपए पर केजी हो गए, तो प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज। आप लेके 50 रुपए गए थे तो आपने 50 रुपए की खरीदी, तो डिमांड क्या हो गई, कम। तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, बीइंग सेटरिस पेरेबिस का मतलब होता है बीइंग अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर फैक्टर को अगर हम कांस्टेंट मान ले तो प्राइस और डिमांड आर ऑलवेज इनवर्सली रिलेटेड। क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी देख लेते हैं एक बार। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है वो गुड्स जिनके मार्केट में अल्टरनेटिव प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिनके मार्केट में सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। जैसे चाय पत्ती, अगर आपको रेड लेबल नहीं पसंद आ रही है, महंगी लग रही है, आप टाटा टी खरीद लो। टाटा टी नहीं आ रही तो और भी मार्केट में मिलती है वो खरीद लो। या सोप, सोप और डिटर्जेंट जो होता है, आपको डव अच्छी नहीं लग रही तो आप कोई दूसरी पियर्स खरीद लो, और भी जो साबुन आते कोई दूसरी खरीद लो। तो जिन भी प्रोडक्ट के मार्केट में अल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल ब्रांड भी अपने आप में क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी प्राइस और डिमांड में हमेशा क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है हमारा, सेकंड पॉइंट बोलता है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटीज होती है हमारी टू टाइप की, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो आपको ये कॉपी में ऐसे ही नोट करना है ताकि आप एग्जाम में डिटेल में ना पढ़े, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ रहा है। सेकंड पॉइंट है हमारा प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैसे इम्पेक्ट करती है, इसको जानने के लिए हमें समझना होगा टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स होते हैं हमारे दो। एक तो हमारे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, या पहले हम सब्स्टिट्यूट लिख लेते हैं। एक होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिटर्मिनेंट्स में, आपको ध्यान से पढ़ना है ये टॉपिक। ऐसा नहीं सोचना है थ्योरी का है पूरा हम पढ़ लेंगे, समझ में नहीं आएगा आपको ऐसे। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का दूसरा नाम है अल्टरनेटिव गुड्स। दैट मीन्स those goods which can be used at each other place subject to same satisfaction received। वो सारे गुड्स जो एक दूसरे के प्लेस पे यूज हो सकते हैं सब्जेक्ट टू सेम सेटिस्फेक्शन रिसीव। तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, those goods which can be used at each other place subject to same satisfaction received। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे स्लाइस एंड माजा, पेप्सी एंड कोको कोला। ठीक है। अगर कोई पर्सन स्लाइस और माजा पीता है और उसको दोनों ही पीने से सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है तो वो क्या करेगा,
जब भी स्लाइस की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो वो माजा की डिमांड ज़्यादा कर देगा। और जब और कोई पर्सन पेप्सी और कोका कोला दोनों ही पीता है तो जब जब पेप्सी की प्राइस इंक्रीज होगी वो कोका कोला की डिमांड ज़्यादा कर देगा। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है सब्सटीट्यूट गुड्स में। सब्सटीट्यूट गुड्स में जैसे ही एक की प्राइस इंक्रीज होती है दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो रही है। एक और एग्जांपल इसमें लेते हैं जो बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है टी और कॉफी का। टी एंड कॉफी ये भी किसी किसी पर्सन के लिए हो सकता है सब्सटीट्यूट गुड्स। अब यहाँ पे आप इतना दिमाग मत लगाना कि चाय महंगी होगी तो हमने तो आज तो कॉफ़ी पीना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, ये उन्हीं लोगों के लिए काम करेगा जिनको दोनों चीज़ें पीने से सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो आपकी लाइफ में कोई दूसरी चीज़ हो सकती है, जैसे पेन खरीदने जाते हैं मार्केट में, उसको ऐसे थोड़ा ना बोलते हमें इसी कंपनी का पेन दो। तो हमारे लिए मल्टीपल ब्रांड्स क्या है, पेन क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स है। नोटबुक के केस में भी क्या हो सकता है, अलग अलग कंपनीज की जो नोटबुक्स है वो सब हमारे लिए क्या है, सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट है। तो टी और कॉफी किसी पर्सन को जिसको टी और कॉफी पीने से सेम सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है, अगर टी की प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो टी महंगी हो जाने की वजह से कॉफी ज्यादा पिएगा तो टी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। अगर टी की प्राइस कम हो गई तो जो लोग कॉफी पीने चले गए थे वो क्या पीने लग जाएंगे, टी पीने लग जाएंगे, तो टी की कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम। दैट मीन्स सब्सटीट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन। सब्सटीट्यूट गुड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, ये बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सब्सटीट्यूट गुड्स आर डायरेक्टली रिलेटेड। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया आपको सब्सटीट्यूट गुड्स। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दैट मीन्स दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड टुगेदर ओनली, ऐसे गुड्स जिनका सिर्फ साथ साथ में यूज हो सकता है। अगर हम इन गुड्स को एक दूसरे से अलग कर देंगे तो दोनों का ही एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जैसे हमने कार खरीदी पेट्रोल वाली, तो क्या पेट्रोल डलवाना ऑप्शनल है कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी है, आप डीजल थोड़ी ना डलवाओगे उसमें। तो कार और पेट्रोल वाली कार अपने आप में दोनों कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो कोई भी पेट्रोल वाली कार ज्यादा नहीं खरीदेगा। दैट मीन्स जैसे ही पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है कार की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो गई। पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हुई तो कार की डिमांड कम हो गई। अगर पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, ऐसा कभी होगा नहीं, वैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि पेट्रोल अपने आप में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्स अपने आप में स्केर्स और लिमिटेड होते हैं। स्केर्स और लिमिटेड रिसोर्सेज कम है लेकिन हमारे डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, तो जनरली जो पेट्रोल है उसकी क्वांटिटी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, इसलिए यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज होगी नहीं। बस एग्जाम्पल के लिए अगर पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज हो गई तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, पेट्रोल वाली कार की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर इनवर्सली रिलेटेड। कैसे, एक की प्राइस ज़्यादा तो दूसरे की डिमांड कम, एक की प्राइस कम तो दूसरे की डिमांड ज़्यादा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर इनवर्सली रिलेटेड। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने देखी दो टर्म, सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, किसी भी गुड्स की डिमांड को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सब्सटीट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज एट ईच अदर प्लेस सब्जेक्ट टू सेम सेटिस्फेक्शन रिसीव। इसमें हमने एग्जांपल देखा टी, कॉफी, पेप्सी और कोका कोला और स्लाइस और माजा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर ओनली, ठीक है, इनका साथ साथ में यूज हो सकता है, जैसे कि कार और पेट्रोल, पेट्रोल वाली कार ही होगी। अच्छा ये बताइए कि डीजल वाली कार और ईवी कार अपने आप में कैसे गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है।
या पेट्रोल वाली कार और डीजल वाली कार अपने आप में कैसे गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है, या पेट्रोल वाली कार और ईवी कार अपने आप में क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अगर डीजल कार महंगी हो जाएगी तो लोग ईवी की डिमांड ज़्यादा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अगेन क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन होगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमेशा इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। आपको यहाँ से ये बात याद रखनी है। तो हमारा दूसरा फैक्टर हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। थर्ड है हमारा इनकम ऑफ द बायर। किसी भी कंज्यूमर की जो इनकम होती है वो भी डिमांड को इम्पैक्ट करती है। इकोनॉमिक्स में हम इनकम को डिनोट करते हैं वाई से, ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे वाई से। जहां पर भी हम इनकम शो करेंगे वहां वाई लिखेंगे। यहाँ पर जब तक अनटिल अनलेस आपको कुछ भी नहीं बोला जा रहा तो आपको भी पता, आप एज अ कंज्यूमर क्या करोगे, जैसे ही मेरी इनकम इंक्रीज होगी मैं डिमांड क्या करूंगी, ज़्यादा करूंगी, और जैसे ही मेरी इनकम कम हो जाएगी डिमांड में कम करूंगी। तो इनकम एंड डिमांड, वाई एंड डिमांड कैसे रिलेटेड है, पॉजिटिवली, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स के केस में जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी डिमांड भी ज़्यादा होगी, और इनकम डिक्रीज होगी डिमांड कम होगी। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली ध्यान किसके केस में रखना है, एक गुड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम इंफीरियर गुड्स, इनकम के अंदर ही पड़ रहे हैं। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, नाम से पता लग रहा है, ऐसे गुड्स जो इन्फीरियर क्वालिटी के। और इन्फीरियर क्वालिटी का मतलब क्या होता है, लो क्वालिटी गुड्स। क्या कोई भी पर्सन इनकम इंक्रीज हो जाने पर इन्फीरियर गुड्स ज़्यादा खरीदेगा क्या, नहीं। जब भी किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम कर देता है, और जैसे ही उस पर्सन की इनकम वापस डिक्रीज हो जाती है इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा कर देता है। इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, इन्फीरियर गुड्स में आ जाता है आपका जो पुअर और स्लम सोसाइटी में रहते हैं, जो नॉर्मल चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे इसमें डालडा घी आ गया, डबल रोटी आ गया, या जो गेहूं की क्वालिटी, ख़राब गेहूं की क्वालिटी होती है वो आ गई, या जिसको मोटा अनाज बोलते हैं बाजरा और मक्का वो आ गया। तो ये सब इन्फीरियर गुड्स में आते हैं। इन्फीरियर गुड्स को हम बोलते हैं लो क्वालिटी गुड्स। लो क्वालिटी गुड्स मतलब अगर यहाँ पर आपकी इनकम ज़्यादा हुई तो इन्फीरियर गुड्स के लिए डिमांड क्या हो जाएगी, कम। देखिए आपको यहाँ पे कुछ चीज़ रटनी नहीं है, क्या इनवर्स है क्या डायरेक्ट है, आपको सिर्फ लॉजिक ध्यान रखना है। इकोनॉमिक्स जैसे अज्यूम करता है ना कंज्यूमर रैशनल है, तो रैशनल है तो सारे जो भी इकोनॉमिक्स के लॉज बने हुए सारे लॉजिकल है, आपको रटना कुछ भी नहीं है, आप अपने आसपास सारी चीज़ें देखते हो। तो इनकम ज़्यादा होगी तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम हो गई तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड हो गई ज़्यादा, ठीक है। तो इनकम में दो केस बनते हैं। नॉर्मल गुड्स के केस में अनटिल अनलेस आपको कुछ नहीं बोला जा रहा, आपको नॉर्मल गुड्स अज्यूम करना है, तो इनकम एंड नॉर्मल गुड्स आर पॉजिटिवली रिलेटेड, और इनकम एंड इन्फीरियर गुड्स आर इनवर्सली रिलेटेड। फोर्थ हमारा जो मेन फैक्टर है वो है हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी गुड्स की डिमांड को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। अब टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या होता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में मेनली हमें तीन टर्म्स पढ़नी है। तीन में क्या क्या पढ़ना है देखिए हमें, एक होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन, और इसी का दूसरा नाम है बैंडवैगन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन या इसको हम बोलते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। सेकंड है हमारा स्नोब इफेक्ट, और थर्ड है हमारा वेबलेन इफेक्ट। डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन इफेक्ट ये बोलता है, या डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन इफेक्ट से जो भी पर्सन इम्पेक्टेड होता है वो क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि जो चीज़ सबके पास है मुझे भी वही चाहिए। दैट मीन्स वो कॉम्पीट करता है दूसरे लोगों से। अगर सबके पास अच्छी कार है तो मुझे भी वही कार चाहिए और सेम चाहिए। जैसे जनरली स्कूल वाले जो
बच्चे होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उनमें ज़्यादा होता है। लड़कों का एक ग्रुप है, उसमें सबके पास बुलेट है, एक के पास नहीं है, एक के पास दूसरी बाइक है। तो डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन इफेक्ट में क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि नहीं मैं भी बुलेट ही लूंगा। तो डेमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन इफेक्ट वाला वैसे इम्पैक्टेड पर्सन क्या करता है, वो ये करता है कि जो चीज़ सबके पास है मुझे भी वही चाहिए। जैसे इंडिया में आजकल कहाँ पे हो रहा है, आजकल आपने देखा होगा शादियों में इतना पैसा खर्च होता है, किसी की शादी तो 1-2 महीने तक चलती रहती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको दिखावा करना है, बढ़ा चढ़ा के आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, जो सब कर रहे हैं वैसे कर रहे हो, भले आपकी इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है, उसके बावजूद भी आप प्री वेडिंग शूट और शादियों में इतना खर्चा कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें कहाँ पर आती है, बैंड वैगन इफेक्ट में आती है। क्लियर हो गया आपको ये चीज़? तो डेमोन्स्ट्रेशन और बैंड वैगन इफेक्ट हो गया। स्नॉब इफेक्ट में क्या आता है, स्नॉब इफेक्ट ये बोलता है कि, या स्नॉब इफेक्ट से इम्पेक्टेड पर्सन क्या सोचता है, कंज्यूमर क्या सोचता है, जो चीज़ सबके पास है वो नहीं चाहिए, उससे सुपीरियर क्वालिटी की कोई चीज़ चाहिए। अगर सबके पास वेन्यू है तो उसको क्या चाहिए, BMW चाहिए, या उससे भी और ज़्यादा अपर क्वालिटी की कार चाहिए। सबके पास सोसाइटी में एक नॉर्मल घर बना हुआ है तो नया घर बनवाएगा जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लोर होंगे। तो ऐसा पर्सन क्या करता है, दूसरों के पास जो चीज़ें हैं उससे खुद को बड़ा चढ़ा के दिखाने के लिए खुद को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली घूम फिर के कि ए और बी दो वुमन है, वो पार्टी में जाती है और ए क्या सोचती है, बी को देखे कि दोनों की ड्रेस सेम है, तो वो सोच के जाती कि नेक्स्ट टाइम मैं जब पार्टी में जाऊंगी तो ए से बढ़िया ड्रेस पहन के जाऊंगी, या ए ये सोचती है बी से बढ़िया पहन के जाऊंगी, बी ये सोचती है मैं ऐसे बढ़िया पहन के जाऊंगी। तो जब भी आप दूसरे को कॉम्पीट करते हो, सुपीरियर क्वालिटी की चीज़ खरीदना चाहते हो, उसको क्या बोलते हैं, स्नॉब इफेक्ट। वेबलेन इफेक्ट का मतलब है वैल्यूएबल थिंग्स। सोसाइटी में कुछ लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन बन चुका है कि जो चीज़ महंगी होती है वही बढ़िया होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये सिर्फ वैल्यूएबल थिंग्स खरीदना पसंद करते हैं। लग्जरी चीज़ें सारी कहाँ चल जाएगी, वेबलेन इफेक्ट के अंदर चल जाएगी। क्लियर हो गया आपका? तो डेमोन्स्ट्रेशन में हम क्या लिख सकते हैं, पर्सन impacted by this will show his willingness to purchase those goods which is owned by everyone। जो सबके पास है वही खरीदना है। स्नॉब इफेक्ट में means that effect in which consumer will not buy that goods which is possessed by या which is owned by everyone। He will purchase the goods of superior quality, goods of superior और वेबलेन इफेक्ट का मतलब होता है मीन्स दैट इफेक्ट in which consumer purchase only luxury goods या valuable things। तो जो पर्सन की जैसी आइडियोलॉजी होगी या सोसाइटी या फैशन में, सोसाइटी को देख के या फैशन को देख के जैसे उसकी थॉट प्रोसेस होगा वैसा ही उस चीज़ की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमने मेनली 4 देख लिए, कौन कौन से। पहला हमने देखा प्राइस ऑफ इट्स ओन गुड्स, सेकंड वन इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, थर्ड वन इज इनकम ऑफ बायर, फोर्थ देखा हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस। फिफ्थ देखते हैं हम, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल है चैप्टर हमारा, लेकिन उस प्रैक्टिकल चैप्टर तक पहुंचने के लिए हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी स्टार्टिंग वाली। फिफ्थ मेन है हमारा पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन सिंपल सा ही है, जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा। पॉपुलेशन कम तो डिमांड भी कम, पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा, और पॉपुलेशन कम जिस एरिया में तो डिमांड भी कम। ये नॉर्मल सा है। एक होता है इम्पोर्टेंट हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। सिक्स्थ, कंज्यूमर इतना रैशनल होता है कि वो किसी भी गुड्स की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कर सकता है। कैसे करता है वो भी जानेंगे। जैसे आपको अगस्त या सितंबर में समझ लीजिए गाड़ी खरीदनी, लेकिन उसी टाइम आपके माइंड में क्लिक करा कि अक्टूबर में क्या है, दिवाली है। तो आपको पता है उस टाइम पे जनरली बहुत सारी चीज़ों पे डिस्काउंट ऑफर होता है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर भी डिस्काउंट देता है। तो आप क्या करते हो, आप आज जो चीज़ खरीदने वाले हो उस चीज़ को खरीदने का डिसीजन फ्यूचर में पोस्टपोन कर देते हो। तो फ्यूचर में पोस्टपोन किस वजह से कर रहे हो, बिकॉज आपको फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस है। तो अगर आपकी जो करंट डिमांड है वो किससे इम्पैक्ट हो रही है, करंट डिमांड हमारी इम्पैक्ट हो रही है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन या फ्यूचर प्राइस की वजह से। अगर फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाली है, कम, तो करंट डिमांड क्या हो जाएगी, कम। जैसे कार का एग्जांपल दिया, आप आज कार ना खरीद के फ्यूचर में खरीदोगे तो आज उस चीज़ की डिमांड कम हो गई ना, क्योंकि फ्यूचर में उसकी ज़्यादा होगी। और इसका वाइस वर्सा, मॉनसून अच्छा नहीं रहा या कोई भी ऐसी नेचुरल क्लेमिटीज आ गई, तो आपको पता है जो भी ईडेबल आइटम्स हैं उनकी सप्लाई कम होगी क्योंकि प्रोडक्शन ही कम हुआ है। तो इस केस में फ्यूचर में उनके प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज, क्योंकि आप रैशनल हो, समझदार हो। तो आपको पता लग गया कुछ पर्टिकुलर गुड्स के प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज होने वाले, तो आपकी करंट डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्लियर है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है। एक को लास्ट हम देख लेते हैं, सेवंथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सब्सिडीज या गवर्नमेंट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट टैक्स रेट को चेंज करके भी किसी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है। तो गुड्स पे जो टैक्स लगता है उसको हम बोलते हैं जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जनरली हर गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, और मेनली इसकी 5 रेट्स होती है, 0, 5, 12, 18 और 28। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। अगर गवर्नमेंट को किसी चीज़ की या गुड्स की डिमांड को कम करवाना है तो क्या करेगी, उस पर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज कर देगी। तो जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स की रेट इंक्रीज होगी, जो कि हमारा जीएसटी है, ज़्यादा, तो गुड्स महंगा हो जाएगा, और गुड्स महंगा हो जाएगा तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। और अगर जीएसटी रेट कम हो जाएगी तो गुड्स और पर्टिकुलर कमोडिटी या सर्विस सस्ती हो जाएगी, तो उस पर डिमांड क्या हो जाएगी अपनी, ज़्यादा। सब्सिडी, सब्सिडी का मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय गवर्नमेंट ऑन एनी पर्टिकुलर गुड्स। तो गवर्नमेंट जिस गुड्स पे सब्सिडी देती है, तो मतलब गवर्नमेंट उस गुड्स की कुछ कॉस्ट को बियर कर रही है। तो जब गवर्नमेंट कॉस्ट को बियर करेगी तो कंज्यूमर के लिए वो चीज़ सस्ती हो जाएगी। तो गवर्नमेंट अगर किसी गुड्स पे सब्सिडी देती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा। और किसी गुड्स पे सब्सिडी नहीं देती या कम देती तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम। तो देखिए हमने हमारी मॉड्यूल का जो पहला टॉपिक था वो क्या था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, उसको कर लिया है हमने शॉर्ट में पूरा। आपको एग्जाम में मॉड्यूल की थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको इस तरीके से याद रखना है, क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो देखिए हमने क्या क्या फैक्टर देखे। सबसे पहले हम पूरी क्लास को एक बार रिवाइज कर लेते कि आज हमने पढ़ा क्या है। आज हमने जैसे ही क्लास स्टार्ट की थी तो पहले हमने देखा था कि हमारा सिलेबस कैसे डिवाइडेड है, चार पेपर में डिवाइडेड है, 4 मॉड्यूल में डिवाइडेड है। पेपर 1 अकाउंट्स का है, पेपर 2 लॉ का है, पेपर 3 किसका है, हमारा ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, और पेपर 4 है इकोनॉमिक्स का। पेपर 1 और 2 अकाउंट्स और लॉ होता है हमारा सब्जेक्टिव, और पेपर 3 और 4 जो कि है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स वो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। हर पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, 400 मार्क्स का आपका फाउंडेशन होता है, 50% मार्क्स आपको लाने होते हैं एग्रीगेट, और इंडिविजुअल पेपर को क्वालिफाई करने के लिए 40% मार्क्स लाने होते हैं। फिर हमने पढ़ा कि पेपर 4 जो कि इकोनॉमिक्स का है, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन रीज़न तो यही कि सोसाइटी
गवर्नमेंट या किसी इंडिविजुअल पर्सन के डिज़ायर्स अनलिमिटेड होते हैं और अनलिमिटेड डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड होते हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का हमें अलोकेशन करना होता है ताकि सोसाइटी, इंडिविजुअल और गवर्नमेंट को क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सके। फिर हमने देखा है रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज जनरली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जो मेन 4 पार्ट में डिवाइड है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। इनके रिवॉर्ड्स के बारे में देखा, लैंड का होता है रेंट, लेबर का होता है वेजेस, कैपिटल का होता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर का होता है प्रॉफिट। फिर हमने ये देखा कि इन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे होगा, डिपेंड किस पे करता है कि हमारी इकोनॉमी कैसे टाइप की। तो 3 टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। ठीक है, कैपिटलिस्ट मतलब जहाँ पे इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सन का कंट्रोल ज़्यादा रहता है, सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल ज़्यादा रहता है और मिक्स का मतलब दोनों का ही कंट्रोल होता है। फिर हमने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर, मॉड्यूल का चैप्टर 2 है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड तक पहुँचने के लिए हमने सबसे पहले डिज़ायर को समझा था और डिज़ायर हमारी डिमांड नहीं होती, ये भी हमने देख लिया था। बिकॉज डिज़ायर का डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए 2 फैक्टर्स का होना जरूरी है, जिसमें हम क्या देखते हैं, विलिंगनेस टू परचेज, जिसमें हमने देखना होता है परचेजिंग पावर होनी चाहिए, उसकी एबिलिटी टू पे भी होनी चाहिए, साथ में विलिंगनेस टू पे भी होना चाहिए। अगर डिज़ायर में दोनों फैक्टर ऐड हो गए तो हमारी डिज़ायर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डिमांड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया था। फिर हमारा मेन पॉइंट था, जो पहला टॉपिक था बुक का, वो था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हो। सबसे पहला तो क्या होगा, एज अ कंज्यूमर आप भी समझ सकते हो कि हम डिमांड कॉन्स्टिट्यूट करते, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है, प्राइस ही होती है। आपको ये नोट्स कॉपी में बनाने हैं बिकॉज एग्जाम टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम पूरा मॉड्यूल पढ़े, तो हमें नोट्स पढ़ने हैं हमारे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने देखा सबसे पहले प्राइस ऑफ इट्स ऑन कमोडिटी। प्राइस ऑन कमोडिटी का मतलब होता है किसी भी गुड्स की प्राइस ज़्यादा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस कम तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन प्राइस और डिमांड में हमेशा इन्वर्स रिलेशन ही होगा। क्लियर हो गई। फिर ये देखा था हमने 2 रीज़न की वजह से होता है, इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सेकंड जो हमारा फैक्टर है किसी भी कमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट करता है उसको, वो क्या होता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हमने 2 गुड्स देखे, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड एट ईच अदर प्लेस सब्जेक्ट टू सेम सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड। इसमें हमने देखा कोका कोला और पेप्सी हो सकता है, स्लाइस माजा हो सकता है, या और भी जो गुड्स आपके लिए सब्सिट्यूट टी और कॉफी भी हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टुगेदर ओनली, जिनका साथ साथ में यूज होता है। पेट्रोल और कार का एग्जांपल देखा। सब्स्टिट्यूट गुड्स में हमेशा डायरेक्ट रिलेशन रहेगा, बिकॉज एक की प्राइस इंक्रीज होगी तो लोग दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे, तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हमेशा नेगेटिव रिलेशन रहेगा, बिकॉज जैसे एक की प्राइस इंक्रीज होती है दूसरे की डिमांड कम हो जाती है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था। थर्ड हमने देखा था इनकम ऑफ द बायर। किसी कंज्यूमर की इनकम और बायर की इनकम भी प्रोडक्ट की डिमांड को इम्पैक्ट करती है। बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल केस में देखें तो हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, और इनकम कम होगी तो डिमांड कम करेंगे। तो इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, पॉजिटिवली रिलेटेड। और अगर आपसे स्पेसिफिकली पूछा जाए इन्फीरियर गुड्स और इनकम के बीच में, तो इन्फीरियर गुड्स नाम का से ही पता लग रहा है, लो क्वालिटी गुड्स होते हैं जिनका कंजम्पशन वो लोग करते हैं जिनकी इनकम बहुत ही कम होती है, बिकॉज दे कांट अफोर्ड नॉर्मल गुड्स। तो इनकम ज़्यादा हो तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम, इनकम कम तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा। तो इनकम और इन्फीरियर गुड्स में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। फिर हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखा था। टेस्ट एंड प्रेफरेंस में हमने 3 टर्म्स देखी थी, बैंड वैगन या डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और वेबलेन इफेक्ट। बैंड वैगन और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट वाला पर्सन क्या करता है, बैंड वैगन और डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट से इम्पैक्टेड पर्सन बोलता है कि जो चीज़ सबके पास है वही चाहिए। स्नॉब इफेक्ट में जो चीज़ सबके पास है वो नहीं चाहिए, उसे सुपीरियर क्वालिटी कोई चीज़ चाहिए। और वेबलेन इफेक्ट का मतलब वैल्यूबल थिंग्स चाहिए। पॉपुलेशन का मतलब आपको पता ही है, जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा उसमें डिमांड ज़्यादा, और जिसमें पॉपुलेशन कम उसमें डिमांड कम, डायरेक्ट रिलेशन होगा। और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस का मतलब अगर कोई भी कंज्यूमर किसी भी चीज़ की प्राइस की फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कर लेता है कि फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा होगी, तो आज की डिमांड क्या हो जाएगी, आज की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज आपको फ्यूचर में वो चीज़ महंगी मिलेगी। इसका वाइस वर्सा अगर आपको पता लग जाए फ्यूचर में प्राइस क्या होगी, कम होगी, तो आपकी करंट डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सब्सिडीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब टैक्स की बात हो रही है, टैक्स जो कि गुड्स पे लगता है, जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। जीएसटी रेट ज़्यादा तो गुड्स महंगा तो डिमांड कम, जीएसटी रेट कम तो गुड्स सस्ता, रेट में डिमांड ज़्यादा। तो यहाँ पे भी दोनों में
अगर जीएसटी की बात करें तो गुड्स की प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन हो गया, सब्सिडी ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा, सब्सिडी कम तो डिमांड भी कम। ठीक है, तो कल बाकी का लॉ ऑफ डिमांड वाला चैप्टर है उसको स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।